हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 10th जैन का लेवल 2 का मैथमेटिक्स का पेपर। तो डायरेक्ट हम इसी पे आ जाते हैं। तो जैसे कुछ लोगों ने हिंदी के लिए भी कमेंट किया, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लेके चलूँगा अब इसको सॉल्यूशन को, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो जैसे मेरे से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि नेचुरल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो हमारे डिफाइन किए गए हैं ना हमारे नंबर सिस्टम में, तो उनकी लिमिट जो दी गई है हमको NATURAL, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक नंबर जो हमको दिए गए हैं वो एक से लेके 2 3 आगे तक जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, टिल पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसमें जीरो और बाकी कुछ इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि आपका लाइक पूर्ण संख्या, राइट। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब इसमें जैसे ही हम जीरो लगा दें तो उसके बाद हम इसको क्या बोलने लगेंगे, पूर्ण संख्या। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो और लगा दूं प्राकृतिक संख्या के साथ, तो वो मेरा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, ठीक। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। हमने हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, नेचुरल नंबर इंटीजर, राइट। इंटीजर जो होते हैं वो हमारे सारे इंटीजर होते हैं, लाइक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो होते हैं वो -3 टू लाइक माइनस इनफाइनाइट से लेके आपका 0 1 2 से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी आपका क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। इंटीजर मतलब एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब इंटीजर के अलावा आपका बोल रहा है ये कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब PQ, परिमेय संख्या, लाइक जिसको कि हम परिमेय अपरिमेय जो हम पढ़ते हैं, तो परिमेय संख्या हमारी वो है जिनको कि हम रेशनल नंबर यानी कि पूर्णांक PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ अपरिमेय संख्या हैं जो कि PQ की फॉर्म में तो होती हैं, लेकिन वो उनको रेशनल नंबर नहीं बोलते हम लोग। जैसे 22/7 हो गया, लाइक जैसे 1.3333 कुछ भी नंबर जैसे आपका आता जाता है, लाइक 1/3 है, राइट। तो 1.3333 आता ही जाएगा, तो वो इरेशनल हो जाता है आपका, ठीक है नहीं। तो ये लाइक कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको कि हम लोग लाइक समझ सकते हैं यहाँ पे। नेचुरल नंबर मैंने कोशिश की आपको बताने की। अब इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब नेचुरल नंबर कौन से हैं आपके, ये हैं लाइक 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो इंटीजर हैं ही। अब हमको आंसर कौन सा बताना है, गलत। तो इसका ये आंसर लाइक ये आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर गलत है क्योंकि हमको नहीं बताना है, ठीक है। तो अब इस केस में फिर हम आगे बढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं, रियल नंबर सारे नंबर इस दुनिया के जितने भी वास्तविक संख्या हैं सारी की सारी है। वास्तविक मतलब रियल, जो कॉम्प्लेक्स आयोटा के साथ जो हम लिखते हैं ना x + आयोटा y, उन सारे नंबर्स को छोड़ के, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर जो कि हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, 1 2 3 1/2 1/3 लाइक जो भी नंबर है, इरेशनल रेशनल सारे रियल में आते हैं हमारे। तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं आपके, ये रेशनल। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि उसको तो सबको आप PYQ की फॉर्म में लिख ही सकते हो, रेशनल की फॉर्म में, ठीक। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो वो सही है या गलत है, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है, पर स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत, क्योंकि हमको नहीं पूछा गया था, कथन सत्य नहीं है, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ऑब्वियसली बात है कि सारे होल नंबर को आप 0 1 2 3 लाइक सबको आप क्या कर सकते हो, PYQ की फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, ठीक है ना। और कोई डाउट हो नंबर्स पे तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हम लोग वापस डिस्कस कर लेंगे। मैंने कोशिश की इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका 3rd होगा। हमने चारों ही ऑप्शंस अच्छे से डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते थे कि लाइक जो भी मेरा नंबर लिखा हुआ है उसकी अल्टरनेट डिजिट का सम
राइट। जैसे 1 + 1 + 1 कितना हो गया ये 3। उसके बाद जो अल्टरनेट है 0 + 0 + 3 कितना हो गया 3। इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 हो या 0 हो, तो इस केस में ये 0 हो गया, तो ये डिविजिबल बाई 11 है। अल्टरनेट संख्या 0 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, इफेक्टिवली यहाँ पे भी कितना आ रहा है मेरा 3। ऐसे ही 1 1 और 1 यहाँ पे भी कितना आ गया 3, तो ये भी मेरा 11 से डिविजिबल है, राइट। 7 + 1 8 + 5 8 और 5 13 13 और 9 22, ठीक। 3 + 0 + 8 11, तो डिफरेंस कितना आ गया 11, तो ये भी मेरा 11 से डिविजिबल है। ऑब्वियसली बात है 3 हो गए तो चौथा नहीं होगा, तो लेकिन उसको देख लेते हैं। वो क्या लिखा है 2 2 2 3 4 7 टाइम्स, ठीक है। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 2 + 2 4 + 2 6, आंसर कितना आ गया 2। तो क्या ये 0 या 11 है? नहीं है। तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप उसका मेरी ये मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट जो है जिसमें मैं मल्टीपल मैथमेटिक्स की वीडियो डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ -1 0। आपको ये तो पता ही होगा कि चाहे ए बी सी दुनिया में कोई भी आप लिख दो, उसकी पावर 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है नहीं, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब हमको ये एक्सप्रेशन का मान देना है, तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का कंसेप्ट तो है ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमको 11 से विभाज्य लाइक जो डिविजिबल नहीं हो रहा है वो बताया था हमने। तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, कुछ भी हो। अब यहाँ पे ये -1 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, ठीक। ये -2 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -2। -3 की पावर 2, अब -3 है की पावर 2, अगर आप समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो -1 × 3 भी तो लिख सकते हो आप इसको की पावर 2, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1 × 3 × 3, तो -1 कितना हो जाएगा +1 × 3 × 3 9, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 9। -4 का क्यूब, अब सेम वे में आप करके देखेंगे तो क्योंकि 3 टाइम्स है तो -4 -4 -4 -4 -4, जैसे अगर आप 3 बार लिखेंगे -4 -4 -4, ठीक है। तो ये दोनों -4 मिलके क्या बना देंगे प्लस का 16, लेकिन ये तीसरा -4 माइनस का 64, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -64। ये 1 की पावर -3 है, ठीक है। कोई भी पावर अगर माइनस में हो, जैसे x की पावर -3, तो वो क्या हो जाता है 1/x की पावर 3, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाता है, वो लाइक डिवाइस में नीचे डिवीजन में आ जाता है, नॉट डिवाइस। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है 1 की +1 है, राइट, की पावर माइनस, प्लस लिखा नहीं है लेकिन प्लस है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 3, और 1 की पावर कितनी भी हो आंसर कितना रहता है 1, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया आपका 1। अब हमको बस ये प्लस माइनस करना है, तो ये 1 + -2 + 9 + -64, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, तो 1 से किसी कोई भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कोई इस 1 को तो हम हटा ही देंगे, ठीक है ना। ये प्लस का कितना है 9 और 1 10, और माइनस का 64 है और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 66, ठीक है। ये प्लस माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे भी सब जगह प्लस लगा रखा है, माइनस माइनस के जोड़ लिए, तो 10। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस का कितना बचा मेरा 56। आंसर कौन सा करेक्ट होगा मेरा 2। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे को लाइक पिंग करके कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ नीचे से सॉल्व करिए, तो मैं पहले यहाँ क्या लिखता हूँ 2:1/3, तो एलसीएम में कितना ले लूँगा 3, तो 3 दूनी 6 -1, कितना बचा मेरा 5/3। तो अब इक्वेशन इफेक्टिवली मेरी कितनी होगी 1 - 1/5/3। तो इसको मैं यहीं पे लाइक अब मैं इतने से पार्ट को सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 - 1/5
5/3, जो 3 ऊपर आ जाएगा मेरा 1 माइनस 3/5। एलसीएम कितना ले लूँगा 5, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 2/5। एलसीएम लेके एन पॉइंट्स को सोल्व कर दिया। तो अब इस जगह पे इक्वेशन मेरी फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाला फ्रैक्शन मेरा सॉल्यूशन होने के बाद 1 माइनस 1/2/5। अलग अलग आप सोल्व करते जाइए उसको। अब ये 5 मेरा ऊपर आ जाएगा, तो 1 माइनस 5/2। तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा 2, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 माइनस 5, तो माइनस 3/2। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। कोई डाउट हो तो पूछेगा आप। मैंने ये नीचे से स्टार्ट करके कैसे बार बार पर ये इक्वेशंस को बार बार पर आप वो कर लोगे सॉल्व एलसीएम लेके, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हमको ये सिर्फ एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, लेकिन इस एक्सप्रेशन की एक खूबसूरती देखिए आप, जो भी नंबर लिखे हुए हैं ना वो सबके सब आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर में लिखे। पॉइंट्स को एक मिनट के लिए भूल जाएं तो 81 किसका हो जाता है 9 का, 25 5 का, 324 आपका 18 का, 625 आपका 25 का, 729 आपका 27 का, ठीक है। ये स्क्वायर्स हमको याद हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसमें से ये पॉइंट्स को सॉल्व कर लेता हूँ बिना किसी वैल्यू के, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल तरीका यूज कर रहा हूँ। जैसे ये 3 डिजिट है, मैं गलती नहीं करना चाहता इसलिए, तो मैं डिवाइड में जब मैं खोलूंगा ये पॉइंट्स हटाऊंगा तो डिवाइड में मेरा कितना आ जाएगा 1000। यहाँ पे 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 10। यहाँ पे कितनी है 2 डिजिट, तो यहाँ पे नीचे कितना हो गया मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मैं अभी ये डिजिट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट्स को हटा रहा हूँ क्योंकि बाकी सब तो परफेक्ट स्क्वायर है और मुझे स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद 4, तो अब ऊपर आएगा, ठीक है ना। इसके नीचे मतलब वो ऊपर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कितनी है 2, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो। इफेक्टिवली इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करना या टाइम लगाने के लिए अगर आप पॉइंट्स के साथ जाओगे तब है, नहीं तो इसमें ये डायरेक्ट वैल्यू एक्चुअली इन्होंने जो लिख के दिए ना वो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर लिख के दिए हैं, बस पॉइंट लगा के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। 25, 324 और ये हो गया आपका 625 एंड 729। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। तो उस केस में 81 का हो गया मेरा 9, 5 सबका मल्टीपल है तो स्क्वायर में मैं बाहर ले सकता हूँ। ये हो गया 18, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 27, राइट। 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 से ये 3 टाइम्स हो गया, इससे ये 6 टाइम्स हो गया। तो इफेक्टिवली आपका कितना आ गया 6/5। अगर आप इसको और डिवाइड करोगे 5 1 जा 1 बचा 2, सॉरी 5 1 5 बचा 1, राइट। पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो वो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। आंसर कौन सा हो गया आपका 2, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको हटाने के लिए ये अलग से थोड़ा सा जल्दी से लिख लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है कि हमसे बोला गया है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 और हमसे बोल रहा है कि x पावर 4 प्लस 1/x 4। तो अब आप देखिए यहाँ लाइक इसको ये लाइक आप देखिए ना लाइक अगर मैं इसको अच्छे से ऐसे आपको समझाने के लिए लिखूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कुछ a प्लस बी का स्क्वायर जैसा नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला कई बार हम लोग लाइक मैं हर बार बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले पे लगभग हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप अच्छे से अप्लाई करना जरूर सीख लें, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है नहीं। तो अब इनमें से हमारा कौन सा लगेगा ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर है। लगाने को आप ए माइनस बी का स्क्वायर भी लगा सकते हो, लेकिन बीच में प्लस दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे ना अपन, क्योंकि यहाँ पे हमारी इक्वेशन में प्लस है। तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ये हमको बस इसका मान निकालना है, ठीक है नहीं। तो इसमें सर्च लैंग्वेज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गया। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल्स टू था 4, तो 4 का भी स्क्वायर होगा, तो ये इक्वल्स टू किसका हो गया 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 2, तो आंसर हो गया यहाँ पे 14, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको तो x4 चाहिए, तो एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फिर से स्क्वायर,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x2 और 14 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 196। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x4 1/x4 196 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 194। तो आपको लाइक क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसमें a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा हमारा 194, यानी कि फर्स्ट आंसर। ठीक है नहीं, ऑल्दो मैंने इसमें लाइक पिछले ये 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप बाकी के मेरी वीडियो देखेंगे और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मैं कोशिश करूंगा और एग्जांपल्स की वीडियो बना पाऊंगा a प्लस बी के स्क्वायर की। अब बोल रहा है कि 1/6 ऑफ अ नंबर इज 8 लेस देन हाफ ऑफ 28, लाइक व्हाट इज द 1/4 ऑफ दैट नंबर। मतलब हिंदी में ये कहना चाह रहा है कि एक संख्या है जिसका 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है। हम तो बस सिंपल थ्योरी ये जानते हैं कि मैथ में जो भी क्वेश्चन बोल रहा है आप करते जाओ। मैंने मान लिया नंबर क्या है x को हम कभी नहीं छोड़ेंगे मैथ में, ठीक है नहीं। तो x इंटू, अब हम क्या करेंगे इसको 1/6, ठीक है, तो 1/6 किया। फिर बोल रहा है 28 का आधा, 28 का आधा मतलब डिवाइडेड बाई 2। अब इससे ये कितना कम है 8 कम है, तो इसको -8 कर देंगे। जो बोल रहा है बस वो करते जाओ आप, ठीक है नहीं। और या फिर इसको 28 के आधे के बराबर करना है तो आपको यहां पे +8 करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, या फिर 28 में से ही घटा दो। तो बेटर है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वही करते जाते हैं, ज़्यादा इधर उधर इधर जोड़ना है कि उधर जोड़ना है उसमें कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो गया 28 माइनस 16, 8 दूनी 16, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12/2, तो ये वैल्यू आ गई 6। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई x/6 इक्वल्स टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 6 कितना हो गया मेरा 36, ठीक है। अब हमको क्या 36 आंसर टिक कर देना है, नहीं जल्दबाजी मत करना, ऑप्शन में इसीलिए दिया है कि आप गलत आंसर कर दो, ठीक है। कह रहा है इस संख्या का 1/4 भाग यानी कि 1/4 बताना है हमको, तो x का 1/4 कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 1/4 यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 1/4, आंसर कितना आ गया 9, क्योंकि 4 से 36 9 बार कट जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा सही होगा फर्स्ट। कोई डाउट हो तो पूछेगा आप, क्वेश्चंस बनाने वाले और क्वेश्चन में देखूंगा अगर सीटेट में आए हों तो। इफ 2/3 ऑफ नंबर इज 84, वापस से वही वैसा ही क्वेश्चन है ऊपर जैसा, ठीक है ना। तो हमने वापस से यदि किसी संख्या का 2/3 84 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे x इंटू 2/3 इक्वल्स टू कितना हो गया 84, तो x इक्वल्स टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है ना, इंटू 84, 2 से ये 4 बार और ये 2 बार, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 126। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द 45% ऑफ दैट नंबर, लाइक 45% ही तो निकालना है इसका, तो x का 45% डिवाइडेड बाई 100, तो 126 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100, तो 5 से ये 9 बार और ये 20 बार और 2 से ये 10 बार और ये 2 छिके 12, सॉरी गलत हो गया, 2 छिके 12 और 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया 63 इंटू 9/10, तो 9 तिया 27, 2 बचे और 9 छके 54, 55, 56, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, और कोई भी नंबर डिवाइड बाई 10 होता है तो वो पॉइंट लग जाता है, तो 556.7, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी इसकी 45% की, लाइक 45 का 45%, ठीक है, x का 45%, ठीक है, तो इसकी मेरी वैल्यू कितनी आ गई 56.7, ठीक, आंसर में है आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ 2x दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, फिर बोल रहा है ये एक्सप्रेशन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, मतलब हिंदी में भी सेम क्वेश्चन ही लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन है तो हमको इसका मान बताना है, ठीक है। इसका मान हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास किसकी वैल्यू होगी x की। अब x की वैल्यू हम पे कहाँ से आएगी, जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले हम, तो पहले मैं सिर्फ ये एक ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है ना।
तो इस एक ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह है। तो 2x का x में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया मेरा 2x², 2x का 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया मेरा 8x। ये -3 है, राइट। -3 का x में करेंगे तो -3x, और माइनस का 4 में करेंगे तो माइनस का 12, राइट। साथ में दूसरा ब्रैकेट भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। 2 टाइम्स, अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ, ठीक। x का x में करेंगे तो x², और -1 में करेंगे तो -x, ठीक है। अब ये वापस -3 है तो -3x, और ये कितना हो जाएगा +3। 2 से अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये 2x² है यहाँ पे, प्लस ये 8x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो कितना बचा 5x। सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। माइनस का कितना हो जाएगा मेरा 12। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x²। अब ये x माइनस का ये है, माइनस का ये, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, माइनस का कितना हो जाएगा मेरा 8x, प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये देखिए 2x², तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया मेरा 4x²। माइनस का 5x प्लस का माइनस का 8x प्लस का 5x, तो कितना बचा माइनस का 3x, है ना। माइनस का 12 और प्लस का 6, तो कितना बचा माइनस का 6। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 4x² -3x -6, और राइट हैंड साइड क्या लिखा है 4x² प्लस 2x -11, ठीक है। आपको समझ आता है ये डायरेक्ट कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको इस साइड में लाके इक्वल्स टू 0 करता हूँ, और अच्छे से आप समझ पाएंगे। -3x -6, अब मैं प्लस का इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस का, ये वापस माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर तो कुछ बचा नहीं। अब ये देखिए प्लस का 4x² माइनस का 4x² कट गया, माइनस का 2x माइनस का 3x एंड 2x, सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 5x, ठीक है। ये माइनस का 6 और प्लस का 11, तो कितना बचा प्लस का 5 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है। नहीं तो इफेक्टिवली ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस का 5 आने के बाद ये माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। तो इफेक्टिव ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो लाइक माइनस का 5x, तो इधर आएगा तो माइनस का 5, यही तो हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -5/-5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ पे 1। तो अब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा 2 × 1 + 3, 2 × 2 + 3, आंसर आ गया मेरा 5। आंसर कौन सा सही होगा मेरा 3, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत हो, कुछ गलती लगे तो बताइएगा आप, बट मैंने तो प्रॉपर सॉल्यूशन किया है, बट फिर भी कैलकुलेशंस हैं, कभी भी कुछ भी प्लस माइनस हो जाता है। अ शॉपकीपर सोल्ड टॉफी, राइट, एट द रेट ऑफ 10 टॉफी फॉर 6, ठीक है, एंड गेन 20%। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है कब, जब 6 रुपए में 10 टॉफी दे रहा है, तो यानी कि इसका 20%, यानी कि लाइक एग्जैक्ट जो इफेक्टिव वैल्यू है वो तो इसके 80% से ही हो जा रही है भाई, -20% कर दोगे ना आप 100 में से, ठीक है ना। एक्चुअल कॉस्ट आपको निकालनी है 10 टॉफी की, तो वो कितना हो गया 6 रुपए का 80%, आप ऐसे बोल सकते हैं ना 80%, क्योंकि 20% गेन है, वो तो प्रॉफिट में चला गया ना उसका। तो 6 रुपए का 80% कितना हो गया 0.8, 8 6 48, ठीक। बहुत फॉर्मूले नहीं याद करने हैं आपको इसमें, और हमको लाइक मेरे को थोड़ा कम पसंद है फॉर्मूलों के साथ जाना, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो करो आप। मेरे को गेन हो रहा है 20%, जैसे माना 100 रुपए का मैंने कुछ खरीदा, ठीक है, और उसको 120 रुपए का बेच दिया, तो मेरे को 20 रुपए का गेन हुआ ना। तो मेरे को एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालनी है तो वो 20% माइनस करना पड़ेगा ना, 20 रुपए, मैंने एग्जाम्पल जो लिया वो 20 रुपए का लिया, लेकिन यहाँ पे 20% की बात कर रहा है। तो मेरा अगर 100% है, उसमें से 20% में माइनस कर दूं तो कितना बचा 80%, और 80% को डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.8 हो गया ना आपका। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसको आप निकालोगे तो मल्टीप्लाई 0.8 करोगे तो 4.8 हो गया। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। 4.8 रुपीज़ की मेरे को कितनी टॉफी आ रही है 10 टॉफी, तो 1 रुपए की कितनी आएगी 10 डिवाइडेड बाई 4.8, भाई इतनी तो आएगी। फिर हमसे बोल रहा है कि 4 रुपए की बता दो, तो 10 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 4, पॉइंट हटाइए 0 लगाइए, 4 से ये 1 और 2 बार, और 12 8
96। अब कोई तोड़ के टॉफ़ी तो देता नहीं है, ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, लेकिन मिनिमम टॉफ़ी आपकी कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 8, ठीक है ना, तो 12 8 96, 8 पॉइंट बचा 4, तो 12 3 36, और बाकी तो आप फिर आगे 4 बचता रहेगा, तो 3 3 3 3 आता रहेगा, तो इफेक्टिव कंप्लीट टॉफ़ी कितनी आएंगी हमारी 8, ठीक है। ये भले ही परसेंट का क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ बहुत नहीं था, आपको डायरेक्ट ये सब फॉर्मूले के एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, ये करना है नहीं, इधर उधर नहीं भगना है। सिंपल जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे एक दुकानदार ने 6 रुपए में 10 टॉफ़ियों की दर से लाइक टॉफ़ियाँ बेची और उसे 20% का लाभ हुआ, राइट, प्रॉफिट हुआ है, वही मैंने माइनस कर दिया भाई, 6 रुपए में 20% का लाभ हुआ है ना, तो 6 रुपए में से जो 80% है वो तो हमारा मूल है ना, तो बस उस मूल को निकाल लिया मैंने मल्टीप्लाई करके, तो वो 4.8 आ गया। तो 4.8 रुपए मूल की मेरे पास 10 टॉफी थी, तो 4 रुपए की मेरे पास 8 टॉफी हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिगर्स हैव एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट को भी लेके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करिएगा इसमें कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब ये इसने हमको बोला है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को पहले हम समझते हैं कि रेक्टेंगल में एग्जैक्टली कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्वेश्चन का आंसर तो करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हो गया इसके डायगोनल, ठीक। अब आप देखिए इसकी विड्थ जो होती है वो मैंने कम ज़्यादा करके ले लिया, तो ये होगी मेरी लेंथ, लाइक लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती हैं, इसकी डिफरेंट होती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। रेक्टेंगल का मतलब है मेरा आपका आयत, ठीक है ना, तो आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इस आयत में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये सममित रेखा है, क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके ओवरलैप नहीं होगा। तो आयत के कभी भी कर्ण जो होते हैं, राइट, जिनको कि हम कर्ण बोलते हैं, वो कभी भी उनके रेस्पेक्ट में कभी भी सममित रेखा होती नहीं है। तो आयत के रेस्पेक्ट में कौन सी सममित रेखा होगी? जो इसको ऐसे करके बीच में से डिवाइड करेगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब स्क्वायर की आपकी ये सॉरी रेक्टेंगल की आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, और दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, मैं ये थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ जिससे कि आपको आंसर करने में आसानी रहे, ठीक। तो ये हो गई 1 और 2 लाइन हो गई। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, क्योंकि इन्होंने पहला रेक्टेंगल दिया, दूसरा स्क्वायर दिया। स्क्वायर मतलब वर्ग, लाइक वर्ग में मेरी कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो अब मैं यहाँ पे एक वर्ग बना लेता हूँ, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं मेरी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में तो मेरी लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, ठीक है, और उसके कर्ण लाइक इसको इक्वल होते हैं, बट लाइक सममित रेखा में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि वो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करेगा। तो अब स्क्वायर को लेके बात करें तो स्क्वायर की एक तो चारों लाइन चारों जो स्क्वायर की बाउंड्री हैं वो चारों बराबर होती हैं। तो इसीलिए अब स्क्वायर में तो क्या है कि आपकी 4 बन जाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे? क्योंकि इसकी जो डायगोनल है वो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए, तो एक डायगोनल ये हो गया, तो 2 डायगोनल के रेस्पेक्ट में बन गई मेरी सममित रेखाएं, और 2 मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बन गई। तो आयत में कितनी, ये स्क्वायर में वर्ग में कितनी हो गई मेरी? 4, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे रोम्बस, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रोम्बस, ठीक। अब रोम्बस में आपका रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है, मतलब चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? जब चारों भुजाएं समान हो गई तो आपकी डायगोनल हो गए ना, क्योंकि स्क्वायर में भी वर्ग में भी तो आपकी चारों भुजाएं समान थी, तो इसके डायगोनल क्या हो गए? 2 सममित रेखाएं बना देंगे ना बीच बाई, और दोनों डायगोनल जो हैं वो आपके 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं आपकी? रोम्बस समचतुर्भुज में 2 होती हैं, ठीक है, नहीं। अब बात करते हैं आपसे काइट की, ये होती है काइट, ठीक है। तो काइट में कितनी सममित रेखाएं होंगी? लाइक थोड़ा सा आप
अब आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देख पाएंगे, क्या ये सममित रेखा हो सकती है? नहीं, ये लाइन दोनों छोटी हैं ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बड़ा है, ठीक है। और इसके एक कर्ण के रेस्पेक्ट में या फिर इसको कहीं से काट कूट के नहीं बना सकते, सिर्फ एक ये सममित रेखा होगी जो कि इसके बीच में से निकलेगी, ठीक है, ये वाली। तो काइट यानी कि पतंग जो हम बोलते हैं उसमें आपकी कितनी सममित रेखाएं होंगी? सिर्फ एक, ठीक है। रेक्टेंगल हमने डिस्कस कर ही लिया, रोम्बस हमने डिस्कस कर ही लिया, यानी कि आयत और समचतुर्भुज। आयत हमारा ये रहा और समचतुर्भुज ये रहा। रोम्बस एंड स्क्वायर यानी कि आपका समचतुर्भुज और वर्ग हमने डिस्कस कर ही लिया। अब इन चारों में से दो किस्में हैं, उन्होंने बोला एग्जैक्ट टू लाइन, एग्जैक्टली मतलब ठीक दो, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा, एग्जैक्ट बताना है हमको, ठीक लाइन। तो ठीक किसमें है? एक तो आपकी समचतुर्भुज में और एक आपकी आयत में है, यानी कि आंसर कौन सा सही होगा? जिसमें रेक्टेंगल और रोम्बस हो। तो कौन से ऑप्शन में है रेक्टेंगल और रोम्बस? तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा लाइक ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में कि कौन सी सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। नहीं, इसमें आपको डाउट हो और किसी डायग्राम या कोई भी ज्योमेट्री आपको याद आ रही हो तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ट्रायंगल, या फिर मैं यहीं पे आपको पैरेललोग्राम की भी बता दूं। पैरेललोग्राम मतलब आपका समांतर चतुर्भुज जो होता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, ठीक है। और ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में भी आपकी कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, ठीक है। समचतुर्भुज की शक्ल दिखा देता हूं मैं आपको कैसी होती है। समचतुर्भुज जो हम जनरली बनाते हैं वो ऐसे करके बनाते हैं, और ट्रेपेजियम जो हम बनाते हैं वो ऐसे करके बनाते हैं। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे एकदम नहीं याद है। पैरेललोग्राम तो समांतर चतुर्भुज बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं, लेकिन ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एकदम नहीं याद है, वो मैं देख के बता सकता हूँ बट ऐसे मुझे याद नहीं है। ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इज एन आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है कि दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। इन विच बी ए इक्वल्स टू बी सी, क्वेश्चन में दे भी दिया उन्होंने। एंड ए बी सी इज 40 डिग्री, 40 डिग्री एक एंगल दे दिया। साइड ए सी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी, मेजर एंगल बी सी डी, राइट। सिंपल हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें मेरी दोनों साइड ये बराबर हैं और ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल मतलब कोण मेरे को 40 डिग्री दिया हुआ है, और मेरी भुजा ए सी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, तो वो जो एंगल बन रहा है उसकी माप बतानी है, ठीक है। नहीं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे थोड़ी सी जगह है तो एक ट्रायंगल बना लेता हूं जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये बन गया मेरा ट्रायंगल, इस भुजा को मैं पहले ही आगे बढ़ा ले रहा हूं, ठीक है, ए बी और सी। अब हमसे बोल रहा है कि ए बी और बी सी, लाइक बी ए और बी सी, ठीक है, ये दोनों भुजाएं मेरी इक्वल हैं और एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल मेरे को 40 डिग्री दिया है। फिर हमसे कह रहा है कि ए सी, ये वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया जो कि मैं पहले ही अभी बढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एक्सटेंडेड एट पॉइंट डी, ये हो गया मेरा पॉइंट डी। तो मेजर बी सी डी, तो मेरे को ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। नहीं, तो इसमें अगर आपको ये ट्रायंगल का कंसेप्ट याद हो, सबसे पहले बात तो हम ट्रायंगल के कंसेप्ट की बात कर लेंगे। सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है? इंटरनल एंगल क्या होता है मेरा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180। एंगल बी मेरे को दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 माइनस 40, बोले तो 140। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब एंगल ए और सी, एंगल ये जो बी ए है इसके सामने वाला एंगल है ये सी, और ये वाली जो साइड है इसके सामने वाला एंगल क्या है? ये। तो इसमें ये सामने लाइक इक्वल साइड्स, यानी कि सामने जो बराबर भुजाएं होती हैं उसके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए जो है वो मेरा किसके बराबर होगा? एंगल सी के। तो इस कंडीशन से मैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकता हूँ 140। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा? 140। तो इफेक्टिवली एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 140/2 यानी कि 70। ठीक है। तो ये एंगल मेरा आ गया 70 और ये एंगल भी मेरा कितना हो गया? 70, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू कितना है मेरा? 70। दोनों बराबर हैं मेरे। ठीक है। नहीं, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो लाइन है, मैं यहाँ पे वापस एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ए सी और डी।
इसमें से ये एक लाइन बनी हुई है मेरी जो कि बी से कनेक्ट हो रही है, आपको क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए। ये एंगल 70 है मेरा, और यहाँ पे अगर मैं इसको कर लूँ तो अगर मैं ये पूरे एंगल की बात करूँ, एंगल ए सी डी कितना होगा मेरा 180। एक लाइन पे ही तो बन रहा है, ये पूरा हाफ सर्कल बन रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है। ऑल्दो ये लिखने का थोड़ा तरीका गलत है, यहाँ पे मुझे बी लिखना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो तरीका है बी सी ए, ठीक है। एंगल बी सी ए और एंगल बी सी डी, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 180। तो एंगल ओ सॉरी गलती से ये सेलेक्ट हो गया, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 कितना हो गया आपका 110। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल या त्रिकोण या फिर ये सब त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ये सब देख के डरना नहीं है, सिंपल लाइन और एंगल वाली क्वेश्चन लगाइए, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड। कोई डाउट हो तो पूछेगा आप। फिर से त्रिकोण का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम वापस चेंज कर लेते हैं, अपने पुराने कलर में आ जाते हैं। इन ABC, BD and CD are respectively the angle bisector, ठीक है, of angle A and angle B. If BAC 110, then the what is the measure of angle D, right? अब यहाँ पे हम हिंदी में समझेंगे तो 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक। इंग्लिश वालों को तो समझ आ ही गया होगा। बाकी हमसे ये कह रहा है कि ये एक त्रिकोण है, जिस त्रिभुज है सॉरी, ए बी और सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, बी डी एंड सी डी। अब यहाँ कहीं मेरा डी है जो कि डी बी डी और सी डी ये इस एंगल को कितना कर रहा है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है। ये इसको आधा इधर कर रहा है और ये इसको इधर आधा कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एंगल बी और सी डी के समद्विभाजक हैं, मतलब 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यदि बी ए सी 110 है, यानी कि ये एंगल जो है वो मेरा कितना है 110 डिग्री, तो ट्रायंगल बी डी सी के कोण डी का माप क्या होगा। हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है नहीं। तो अब हम इस कोण की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वापस से सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। भाई सारे इंटरनल जो भी कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज के, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अभी तो हम बड़े वाले त्रिकोण की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की, तो ये 110 हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये कितना हो गया मेरा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस 110, तो एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा कितना आ गया 70, राइट। वापस से मेरा 70 डिग्री आ गया ये दोनों, या फिर मैं कोई गलती तो नहीं किया ना, 110 दिया हुआ है, हाँ। तो ये इन दोनों का सम मेरा कितना आ गया 70 आ गया। अब मैं ये अंदर वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, एंगल डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी, तो इसमें क्या होगा एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी, तो इसमें भी तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन इसके जो बी और सी हैं, लाइक इनको मैं स्मॉल बी और सी लिख लेता हूँ, वो क्या है मेरे हाफ हैं, हाफ ऑफ जो बड़ा वाला बी है कैपिटल बी, इसलिए मैंने यहाँ स्मॉल सी लिखा है, ठीक है। तो इसको स्मॉल सी में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये जो 70 निकला है इसको दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल सी में, क्योंकि समद्विभाजक है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया 35, क्योंकि ये डी क्या कर रहा है इसको ये टोटल को 2 में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने आधा एंगल लेना है अंदर वाला, तो वो मेरा स्मॉल बी और स्मॉल सी है। तो स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू कितनी होगी मेरी सम की 35, मेरे को नहीं मालूम कौन सा क्या है, तो स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी में क्या लिख सकता हूँ 35 डिग्री, ठीक है, नॉट 350, राइट, 35 180 डिग्री। तो एंगल डी कितना हो गया 180 माइनस 35, तो एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा
इसको माइनस कर लोगे आप तो 145 डिग्री। समझ गए ना? बस दोनों ट्रायंगल जो बाहर बन रहा है और अंदर बन रहा है दोनों का सम, सॉरी नॉट थर्ड, आंसर फोर्थ 145 है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 145। बस सम की डिग्री वो कर दीजिए आप, सम लगा के ये ख्याल रखिएगा कि ये स्मॉल अंदर वाला लेना है आपको, नहीं तो गलती ना हो जाए आपसे, आप ये b प्लस सी इक्वल्स टू यहाँ 70 रख देंगे तो वो वापस 110 ही आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है ना, भूल मत जाना, ये स्मॉल b और स्मॉल c लिया जाएगा यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि आधा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पे यानी कि संपूरक और पूरक कोण पे मैंने आपका एक और वीडियो बनाया था। संपूरक कोण कौन से होते हैं आपके सप्लीमेंट्री, जो कि जिनका कि सम x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, और पूरक कोण क्या होते हैं आपके x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना, ये पूरक और संपूरक का याद रखना, कोण का सम 180 डिग्री है तो वो क्या है सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 90 डिग्री। तो हमसे बोल रहा है कोई एंगल x, उसका सप्लीमेंट्री, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है 180 माइनस एक्स। भाई उसमें से माइनस ही तो करोगे, जैसे x प्लस वाई है तो x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, तो ये इसका संपूरक कोण हो गया। और उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, यही तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। तो कह रहा है इन दोनों का रेशियो, संपूरक और पूरक का रेशियो 3:1 है। तो कोई नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर देते हैं हम। 180 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो गया 180 माइनस एक्स 3 इंटू 90 माइनस एक्स, तो 9 18 9 27 माइनस 3x, ये हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब 3x को इधर ले आते हैं माइनस एक्स, और 180 को उधर ले जाते हैं, 270 माइनस 180, इफेक्टिवली ये तो 90 बचा। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 90, तो x इक्वल्स टू 90/2, मतलब मेरा आंसर आ गया 45। ठीक है, तो वो एंगल निकल आया। तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ गिवन, तो सप्लीमेंट्री तो हमने निकाला ही था ना 180 माइनस एक्स करके, तो x की वैल्यू कितनी होगी 45, तो सप्लीमेंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 45, तो ये कितना हो गया 135। ठीक है नहीं, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा फोर्थ। ठीक, संपूरक कोण बताना था हमको, तो 180 में से घटा दिया उसको। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, एंगल BAC 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। ठीक है ना, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है नहीं, तो वो बना लिया मैंने ये, तो ये मेरा एंगल A है। ठीक है, A के बाद ये हो गया B और ये हो गया मेरा C। नहीं, फिर कह रहा है कि ABC यानी कि A, B और C, ये एंगल कितना है मेरा 62। बाहर लिख लेता हूँ जिससे साफ सुथरा फिगर बना रहे। इफ D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसको हमने नाम दिया है D, सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, यहाँ से एक ये लाइन खींची गई है, तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, लंबवत। ठीक है ना, एक ऐसा बिंदु है जो AD परपेंडिकुलर BC, इन्होंने भी हिंदी में नहीं लिखा इसको, है ना। तो एंगल CAD की माप बताओ। ठीक है, तो ये दोनों इस त्रिभुज में ये ऐसे ऐसे बिंदु दिया हुआ है, एक ऐसा बिंदु है जो हाफ में है, लाइक जस्ट हाफ, है ना, जस्ट हाफ नहीं मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, हाफ, हाफ का कुछ डिटेल नहीं है, मध्य में एक ऐसा बिंदु है ऐसे करके बोला हुआ है, तो AD परपेंडिकुलर टू BC। देन अब हमसे क्या बोल रहा है CAD, मतलब CA, ओके, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा इसमें वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल A इक्वल्स टू क्या है मेरा 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू क्या है 62, एंगल C मुझे पता है नहीं, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, हर बार इसी प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, तो एंगल A रख दिया मैंने 90 डिग्री, एंगल B रख दिया 62 डिग्री, और प्लस एंगल C मुझे निकालना है जो कि हो गया मेरा 180 डिग्री।
ठीक है नहीं। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90 माइनस 62, तो ये हो गया 90 माइनस 62। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया आपका 38 हो गया ना। 38 हुआ कि 28 हुआ, ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 में से 8 में से 2, ठीक 28, ठीक है ना। तो ये हो गया 28 डिग्री। तो ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया 28। अब हम ले लेते हैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, जिसमें कि हमको क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है, क्योंकि वो तो हमको नहीं मालूम ना, 90 डिग्री तो पूरे एंगल में था, अब आधे एंगल में ट्रायंगल में कितना है नहीं मालूम, लेकिन अब इसमें हमको क्या पता है, एंगल डी 90 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाल ली 28, ठीक है नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी, स्मॉल कर लो इसको ए को, क्योंकि वो छोटे वाले त्रिभुज में है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल स्मॉल ए निकालना है मुझे, प्लस डी की वैल्यू मेरे को 90 पता है और सी की वैल्यू मुझे 90 माइनस 62, यहाँ से मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 माइनस 62 180, 180 से 180 कैंसिल, या फिर आप उधर भी ले जा सकते हो, एंगल ए इक्वल्स टू इसको इधर लाएंगे तो 62, यानी कि जो एंगल बी था वही आपका क्या हो जाएगा एंगल ए, आंसर वही हो जाएगा। वो तो कैलकुलेशन से आया है, ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वैल्यू उतनी आ गई है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 62। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। अब ये एक थोड़ा सा अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे अब हम इसको यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि समचतुर्भुज का एरिया बताना है जिसकी की पेरीमीट्री यानी कि परिधि मुझे दी हुई है, ठीक है ना, और परिमाप बोल सकते हैं आप, ओके हिंदी में परिमाप बोला हुआ है, एंड वन डायगोनल यानी कि उसका एक विकर्ण हमको दिया हुआ है। अच्छा डायगोनल को कर्ण नहीं विकर्ण बोलते हैं, ठीक है नहीं, तो विकर्ण हमको दिया हुआ है। हिंदी में कहीं कुछ गलती हो तो मेरी तरफ से सॉरी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो विकर्ण हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमसे कह रहा है कि हमको क्या बताना है एरिया। जैसे ही हमसे समचतुर्भुज का एरिया का पूछा जाएगा ना, तो हमको डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, 1/2 d1 इंटू d2। अब इसमें d1 इंटू d2 क्या है आपका डायगोनल, ये हो गया मेरा डायगोनल, ठीक। ये मैंने ले लिया ए बी सी और डी, ये हो गया मेरा d1 और d2। d1 d2 की जो भी लंबाई होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने एक डायगोनल तो दे दिया मुझे, ठीक, यानी कि एक विकर्ण दे दिया, अब दूसरा विकर्ण मुझे निकालना है। वो किसकी हेल्प से निकलेगा, आप देखिए क्वेश्चन को पूरा फ्रेम किया गया है, वो किसकी हेल्प से निकलेगा, यहाँ पेरीमीट्री यानी कि आपका परिमाप की हेल्प से। मैंने आपसे पहले कहा है कि जब भी कोई पेरीमीट्री की बात हो फॉर्मूला एकदम नहीं याद करना है, आपको याद रहेगा कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो जैसे स्क्वायर में होती हैं, तो पेरीमीट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइड इक्वल्स टू 60, यही तो हमको दिया हुआ है। तो साइड इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15, मेरी साइड आ गई, ठीक है ना। तो 1 मिनट में आपको ये पेरीमीट्री का फॉर्मूला, या फिर आप सिंपल जैसे आयत का होता है एल इंटू एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब एल और बी इक्वल हो जाते हैं तो 2 टाइम्स एल प्लस एल यानी कि 2 टाइम्स 2l यानी कि 4l, यानी कि साइड, या फिर आप इसको क्या बोल देते हैं 4s साइड, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, तो 15 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 15 15 15 15। अब ये d1 माना 24 था तो ये 12 इधर हो गया और 12 इधर हो गया, ठीक है नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, ये 90 डिग्री है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है माना O, ठीक है। तो मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मैं क्या बोलूँगा कि लाइक AD का स्क्वायर जो है वो मेरा
किसके बराबर होगा, ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है मेरा 15, 15 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, है ना। और ए ओ मुझे निकालना है, और ओ डी मेरा कितना दिया हुआ है आपका, तो वो 24 था, तो 24 से हाफ आधा डिवाइड होता है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 225 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसको मैं इधर लाया हूँ इसीलिए मैंने माइनस कर दिया, 5 में से 4 गया तो 1, राइट। अब 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो ए ओ इक्वल्स टू कितना हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 81 विच इज 9। ऑल्दो प्लस माइनस करोगे लेकिन डिस्टेंस में प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये मेरा 9 आ गया। तो बचा कुछ अभी कितना होगा 9, क्योंकि जस्ट हाफ डिवाइड होता है। तो डायगोनल D1 मेरा कितना था 24, तो डायगोनल D2 कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया ना, 2 टाइम्स हो गया 9 9, दोनों डायगोनल आ गए। तो क्या आप एरिया नहीं, एरिया का सिंपल फॉर्मूला लिख देंगे, ये रोम्बस आर एच इक्वल्स टू 1/2, एक हो गया 18 और एक हो गया 24 जो हमको गिवन है, ठीक है नहीं। तो इसको 12, तो 12 अट्ठे 96, 9, 12 1 12 और 9 21, आंसर कौन सा हो गया 2, 216, ठीक है नहीं। डायगोनल निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट आपको आना चाहिए, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, जिसमें कि आपका डायगोनल क्या होते हैं जस्ट हाफ डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगी 90 डिग्री के साथ, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम हैज पेरीमीट्री 105। अब वापस से पेरीमीट्री की बात कर रहे हैं, परिमाप, ठीक है ना। एक रूम है, एक आयताकार कमरा, तो सबसे पहले हम एक आयताकार कमरा बना लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन बोलता जाए वो करते जाओ। ये बना लिया मैंने कमरा आयताकार, इसकी ये यहाँ पे दीवार होंगी, ठीक है, ऊपर की साइड निकल रही है, आप ऐसे मान के चलिए, और ऊपर छत है, तो इसकी कुछ हाइट भी होगी दोनों साइड से, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2D में बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये आयताकार है तो इसकी ये कुछ B होगी और ये कुछ L होगी, वो तो आमने सामने इक्वल होती है, तो ये L हो जाएगी और ये B हो जाएगी, ठीक। एक आयताकार कमरे का फर्श का परिमाप 105 है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B, कितना दिया हुआ है 105, तो L + B कितना हो जाएगा आपका 105/2, 2 पंजे 10, या फिर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कैलकुलेशन आगे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। 105/2। फिर क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मतलब दीवारों पे पेंट किया गया, यदि 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी चारों दीवारों, जो कि 4 दीवार मैंने इधर आपको दिखाने की कोशिश की है, पेंट करने का खर्च 21,000 है, तो उस कमरे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, ठीक है। मीटर में ही हमको ये दिया हुआ है, तो वो हम कब निकाल पाएंगे, जब हम उन चारों दीवारों का एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और एरिया हमारा कैसे निकलेगा, क्योंकि हाइट तो सब जगह बराबर ही होगी, h, चाहे वो लेंथ के रेस्पेक्ट में हो चाहे इसके, ठीक है। तो ये जो दीवार होगी इस इधर, वो दीवार इधर भी होगी, यानी कि वो एक दो दीवार एक जैसी होंगी, और जो इधर होगी वो इधर होगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एरिया कितना होगा दीवार का L × H प्लस इस दीवार का एरिया कितना होगा V × H, और सारा ये कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, क्योंकि एक ये V × H हो गया और एक ये L × H हो गया, एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो 2 बार कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये एरिया जो मैंने लिखा है चारों दीवारों का, उसकी वैल्यू मेरी कहाँ से आएगी, उसकी वैल्यू मेरी आएगी वो जो पैसा मैंने खर्च किया है, समझ रहे हो, उस वहीं से तो स्क्वायर निकलेगा ना। तो वो कैसे निकलेगा कि जब लाइक जैसे वो नंबर ये जैसे प्रति मीटर स्क्वायर में इतना जा रहा है, तो इतना कितने स्क्वायर में जाएगा,
ऐसे ही तो करके निकालते हैं हम लोग कि जैसे खर्च कितना हो रहा है मेरा, लाइक टोटल खर्चा कितना हो रहा है, एरिया में 21,000 रुपये खर्च हो रहा है, और एक एरिया में कितना होगा 21,000 अपॉन 25 इंटू 25 है, ठीक है। वैसे भी रेट है और ये प्रति मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा मेरा। तो 25 से 25 अट्ठे 200, 210 है तो 200 बचा कितना मेरा 10, तो 25 चौके 100 और 0, ये आ गया मेरा एरिया, टोटल एरिया। ये चारों दीवालों का एरिया आया है। इस बार इसकी वैल्यू में से एरिया निकाला है। जनरली हम लोग एरिया से वैल्यू निकालते थे खर्च कितना हुआ है ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा कर दिया है, ठीक है नहीं। तो प्रति मीटर वाली को इसको डिवाइड, इससे टोटल वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एरिया, और ये एरिया किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एल क्रॉस एच प्लस बी क्रॉस एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 840, राइट। 2 से एच इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, दोनों में ही है, तो एल प्लस बी हो गया, ठीक है नहीं, ये ऐसे ही तो हो गया एल प्लस बी, और 2 को ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सही से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एच में कॉमन ले लेता हूँ और 2 टाइम्स एल प्लस बी एज इट इज लिखा रहेगा, बाकी सब तो मल्टीप्लाई में, एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 840। इसकी शक्ल मैंने ऐसी क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे पता है पेरीमीट्री का 2l प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मेरा 105। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा ना, मुझे एल और बी से कोई मतलब ही नहीं है, कैलकुलेशन ईजी करना है मुझे पेपर में, ठीक है। तो एच इक्वल इंटू 105 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 840, तो एच इक्वल्स टू 840 अपॉन 105। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचा 3, 5 छके 30 बचा 4, 5 40, ठीक है ना। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 3 अट्ठे 24। तो 8 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, h इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 8 मीटर। ये एरिया जो निकला था वो मीटर स्क्वायर में निकला था, तो ये वैल्यू भी मीटर में है, इसमें यूनिट नहीं चेंज करनी है आपको कोई भी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड। अब हमसे ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलन, ठीक है, अ सिलेंड्रिकल कैन मतलब बर्तन है हमारा, विद द बेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ मिल्क अप टू द हाइट ऑफ 77 सेंटीमीटर। तो इन्होंने डायरेक्ट ना बोल के हमको रेडियस दे दी और हाइट दे दी है उसकी सर्कुलर की बेलन की। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। अप टू व्हाट हाइट will the milk reach when it poured in a cubical can with a square base। मतलब देखिए मैं सीधा समझाता हूँ आपको, 10 सेंटीमीटर आधार का एक त्रिज्या का हमको बेलनकार आकृति बर्तन दिया गया है, जिसमें कि दूध भरने पे या क्या है मिल्क भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं, मिल्क, हाँ मिल्क भर रहे हैं, तो वो कहाँ तक जा रहा है हमारा 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर रहा है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया मिल्क का, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का त्रिज्याकार और प्लस उसकी हाइट, वॉल्यूम हो गया। फिर हमसे कह रहा है उतना वॉल्यूम दूध जो है वो हमने एक दूसरे बर्तन में डाला, उस दूसरे बर्तन का जो बेस है वो है आपका आयताकार, ठीक है, आयताकार है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर बेस, ठीक है। जब इस दूध को एक घनाकार बर्तन जिसका आधार 22 भुजा का एक वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ग है तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, जैसे हमने वो बेलन का निकाला था पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट किया था, ऐसे ही नीचे वर्ग का एरिया निकाल लो आप, साइड का स्क्वायर इंटू हाइट। तो दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि दूध कोई कम ज़्यादा थोड़ी हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हो गया बेलन का, वो किसके बराबर होना चाहिए आपका, साइड का स्क्वायर इंटू एच, एच इसको मैं क्या लिख दूँ एच एस, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे एच सिलेंड्रिकल सी, ठीक भाई, दोनों वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए मेरे, यही तो इक्वेशन बन रही है, दूध कोई कम ज़्यादा तो हो नहीं रहा। तो ये वैल्यू रख देता हूँ, पाई की होगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लिया है मैंने, और हाइट कितनी दी हुई है 77। अब इसकी साइड जो घनाभ है, सॉरी वर्ग है, इसकी साइड कितनी है 22, तो 2 बार लिख लूंगा मैं 22 22,
और HS, ये HS तो हमसे पूछा ही है कि कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये 22 से मेरा ये 22 कैंसिल हो गया, ये 11 से 7 बार कैंसिल हो गया, और ये 11 से 2 बार कैंसिल हो गया, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, और 5 इंटू 10 कितना होता है हमारा 50। ये देखिए, बस आपको इक्वेशन कैसे लगाना है वो समझना था यहाँ, ठीक है नहीं। कैलकुलेशन इजी, दोनों को एक साथ कर लो आंसर, ठीक है नहीं। ऐसा मत करिएगा पहले वॉल्यूम निकालने लग जाओ एग्जाम में और फिर उसके बाद उसको HS इक्वल करने लगो, नहीं, दोनों को बराबर रखो, जो कट पिट रहा है उसको काटो और जल्दी से आंसर निकाल के 10 सेकंड में 20 सेकंड में हमको आंसर करना है क्वेश्चन का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब हम, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि इफ मीन ऑफ दीज सीरीज ऑफ नंबर्स इज 13, तो मीन हम कैसे भी निकालते हैं, किसी भी नंबर का मीन होता है समेशन ऑफ नंबर्स, समेशन ऑफ लाइक टोटल नंबर्स, उनका सम कर लेंगे हम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर n। तो इसका मतलब है मीन कितना हो गया 14 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 16 प्लस k प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये हमको कितना दिया हुआ है 13, ठीक। तो 13 6 78 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 और 14 27, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये k और k कितना हो गया मेरा 2k प्लस 3 और 13 6 78 9 76 78, ठीक है। 27 और 3 30, 30 और 18 48, 48 और 6 54 और 10 64, राइट। तो ये हो गया 64 प्लस 2k, ठीक है ना। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं माध्य, ठीक है नहीं। कितना हो गया 78, तो 2k इक्वल्स टू 78 माइनस 64। तो हम ये डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है, तो 64 ये कितना बचा आपका लाइक 78 एंड 64, तो ये बचा 14, तो k इक्वल्स टू 14/2 यानी कि 7। तो k की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द मीन, यानी कि माध्य ये गिवन नंबर्स का क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने k लिख दिया था इसीलिए, बाकी सेम फॉर्मूला आप दूसरी बार भी लगा दोगे। तो दूसरी बार जब आप निकालोगे तो कैसे लगाओगे k प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं 3 और 3 6 और 1 7 7, ठीक है। अब k की जगह आप 7 रख दोगे, 7 8 और 9 17 प्लस 11 प्लस 10 और 5 15 प्लस 6 अपॉन 7, ठीक है। अब आप बाकी का टोटल सम कर लें, 17 और 7 24, 24 और 11 35 और 15 50 और 6 56, 56/7 यानी कि 8। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 8। मीन मतलब आपको सब टोटल करना है और नंबर ऑफ टोटल नंबर लाइक टोटल डिजिट जो भी हमको दी हुई है लाइक 13 14, तो टोटल हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये 6 था, ये 7 था, आंसर कौन सा हो गया हमारा 8। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 150 मार्बल, ओके, ये प्रोबेबिलिटी जैसा क्वेश्चन आ गया हमारा। तो हमसे कह रहा है एक थैली में सफ़ेद काले और हरे रंग के 150 कंचे हैं, ठीक, जो हम लोग बचपन में खेलते थे। फिर कह रहा है थैली में से एक कंचा, अब जो भी इसने बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, रूप से निकाला गया, ठीक है। मतलब हमने उसमें से क्या किया, इफेक्टिवली बोल रहा है मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग एट अ रैंडम, हमने नॉर्मली उसमें से एक हाथ डाला और एक कंचा उठा लिया, ठीक है, फ्रॉम अ बैग। इफ द प्रोबेबिलिटी, कह रहा है यदि सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता, ओके, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, ठीक, और काला कंचा आने की प्रायिकता 3/25, तो थैले में हरे रंग के कितने कंचे हैं, ठीक है ना। ये मतलब मेरी ये कमी है कि मैं ये हिंदी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है नहीं, हमको आना चाहिए बट हमको नहीं आ रहा है, ठीक। हम कोशिश करेंगे हिंदी को और अच्छे से इनको पढ़ने की, ऐसे लाइक आदत पड़ गई है पढ़ाई लिखाई में ये प्रोबेबिलिटी और ये सब बोलने की। तो थैले के हरे रंग में हरे रंग के कितने कंचे हैं, तो इन्होंने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दे दी हमको, कौन सी की, काले की और सफ़ेद की। लाइक
ब्लैक एंड वाइट की हमको प्रोबेबिलिटी मालूम है। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जब हमको मालूम है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? लाइक उसकी जो क्वांटिटी होती है उसमें से एक निकाला। जैसे मेरे पास, मैंने कहा 10 बॉल है, ठीक है, 10 में से 6 मेरे पास लाल हैं, और जैसे मैंने कहा 10 बॉल है, ठीक है, जो 6 मेरे पास लाल हैं और 4 मेरे पास हरी हैं, तो लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10 भाई, टोटल बॉल जो है, और ये 10 मेरी टोटल बॉल होगी। या फिर मैं बोलूँ हरे आने की कितनी है, तो 4/10, ठीक है, 10 मेरी टोटल बॉल हो गई और 4 मेरी जो हरी हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे मैं क्या करूंगा कि जब मुझे दिया हुआ है, जो डिनोमिनेटर जो है वो मेरी टोटल क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे मेरा व्हाइट मार्बल जो है, यानी कि सफ़ेद कंचे जो हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कितनी गिवन है? 7/10। जबकि मेरा टोटल कितना है? 150। तो मैं ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 15 सत्ते कितना हो गया? 105/150। इसी फॉर्म में लिख लिया ना मैंने। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की बाद मैं ये वाइट और ये मेरी ब्लैक का ही तो दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो ब्लैक कितना दिया हुआ है? 3/25। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 150 हो जाए? तो 6 से, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 150 नीचे बन गया, और 6 12 6 18। तो 150 तो दोनों जगह मेरे टोटल कंचे हो गए। लेकिन ये जो कंचे हैं वो क्या हैं? वो मेरे टोटल नंबर ऑफ सफ़ेद और टोटल नंबर ऑफ काले कंचे हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 105 + 18, तो कितना हो गया? 123। तो टोटल 123 कंचे तो मेरे काले और सफ़ेद हो गए। तो बचे कितने 150 में से? 150 - 123, टोटल कितने पर रह गए मेरे? 25 और 2 27, टोटल 27 कंचे रह गए, है ना। तो हमसे यही तो पूछा है। देन हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स आर देयर इन अ बैग? तो जो बच गए वो ग्रीन ही बच गए ना, ब्लैक और वाइट को छोड़ दो। कितने रह गए हमारे? 27। रिवर्स प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट लगाया है, लाइक उल्टा कंसेप्ट। हमको प्रोबेबिलिटी से कंचे निकालने हैं, ना कि कंचे से प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए आपको डिनोमिनेटर एक जैसा करना पड़ेगा, जो कि हमारे नंबर हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की एक छोटा सा। तो आप यहाँ पे टोटल आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? 27। कोई डाउट हो तो पूछेगा। यहाँ से आगे ये सारे थ्योरी क्वेश्चन है, तो मतलब फ्रेंकली वो मुझे नहीं आते हैं थ्योरी वाले, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे पढ़ के, और लाइक और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं उनको समझा पाऊँ आपको, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी आपको डाउट हो या आपको लगे कि कोई कंसेप्ट मेरे एंड से मिस हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है नी। थैंक यू।